उमेशपाल हत्याकांड के बाद पुलिस अब अतीक के आतंक की परतों को खोलती हुई नजर आ रही है। अतीक के आतंक के साम्राज्य के किले को ढहाती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब प्रयागराज पुलिस ने अतीक के सबसे करीबी माने जाने वाले, या फिर ये कह लीजिए कि अतीक के सबसे खास शूटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि अतीक के दाहिने हाथ यानी बल्ली पंडित को हिरासत में ले लिया गया और बल्ली पंडित से अब पूछताछ तेज हो रही है। बल्ली पंडित न सिर्फ अतीक का सबसे खास शूटर हुआ करता था, बल्कि बल्ली पंडित अतीक के इस पूरे साम्राज्य के फाइनेंशियल स्तर को भी चेक किया करता था, या फिर उसे मजबूती के साथ संभालने का काम करता था। यही कारण है कि शाइस्ता परवीन उस उमेश हत्याकांड के 5 दिन पहले बल्ली पंडित से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाती है। साथ में होता है शूटर साबिर, और यही कारण है कि जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद शाइस्ता परवीन के कहाँ हो सकती है, इसकी पूछताछ के लिए बल्ली पंडित को अब हिरासत में लिया गया है। साथ ही साबिर कहाँ है, असद कहाँ है, इन तमाम लोगों की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए अब बल्ली पंडित से खासतौर पर पूछताछ जो है वो प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ तेज कर चुकी है। अब बल्ली पंडित से पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है। विजय पंकज के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। उमेशपाल हत्याकांड के बाद पुलिस अब अतीक के आतंक की परतों को खोलती हुई नजर आ रही है। अतीक के आतंक के साम्राज्य के किले को ढहाती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब प्रयागराज पुलिस ने अतीक के सबसे करीबी माने जाने वाले, या फिर ये कह लीजिए कि अतीक के सबसे खास शूटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि अतीक के दाहिने हाथ यानी बल्ली पंडित को हिरासत में ले लिया गया और बल्ली पंडित से अब पूछताछ तेज हो रही है। बल्ली पंडित न सिर्फ अतीक का सबसे खास शूटर हुआ करता था, बल्कि बल्ली पंडित अतीक के इस पूरे साम्राज्य के फाइनेंशियल स्तर को भी चेक किया करता था, या फिर उसे मजबूती के साथ संभालने का काम करता था। यही कारण है कि शाइस्ता परवीन उस उमेश हत्याकांड के 5 दिन पहले बल्ली पंडित से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाती है। साथ में होता है शूटर साबिर, और यही कारण है कि जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद शाइस्ता परवीन के कहाँ हो सकती है, इसकी पूछताछ के लिए बल्ली पंडित को अब हिरासत में लिया गया है। साथ ही साबिर कहाँ है, असद कहाँ है, इन तमाम लोगों की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए अब बल्ली पंडित से खासतौर पर पूछताछ जो है वो प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ तेज कर चुकी है। अब बल्ली पंडित से पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है। विजय पंकज के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। उमेशपाल हत्याकांड के बाद पुलिस अब अतीक के आतंक की परतों को खोलती हुई नजर आ रही है। अतीक के आतंक के साम्राज्य के किले को ढहाती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब प्रयागराज पुलिस ने अतीक के सबसे करीबी माने जाने वाले, या फिर ये कह लीजिए कि अतीक के सबसे खास शूटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि अतीक के दाहिने हाथ यानी बल्ली पंडित को हिरासत में ले लिया गया और बल्ली पंडित से अब पूछताछ तेज हो रही है। बल्ली पंडित न सिर्फ अतीक का सबसे खास शूटर हुआ करता था, बल्कि बल्ली पंडित अतीक के इस पूरे साम्राज्य के फाइनेंशियल स्तर को भी चेक किया करता था, या फिर उसे मजबूती के साथ संभालने का काम करता था। यही कारण है कि शाइस्ता परवीन उस उमेश हत्याकांड के 5 दिन पहले बल्ली पंडित से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाती है। साथ में होता है शूटर साबिर, और यही कारण है कि जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद शाइस्ता परवीन के कहाँ हो सकती है, इसकी पूछताछ के लिए बल्ली पंडित को अब हिरासत में लिया गया है। साथ ही साबिर कहाँ है, असद कहाँ है, इन तमाम लोगों की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए अब बल्ली पंडित से खासतौर पर पूछताछ जो है वो प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ तेज कर चुकी है। अब बल्ली पंडित से पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है। विजय पंकज के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। तो जानबूझकर अर्जन करवाया गया, क्योंकि सरकार परेशान थी, डरी हुई है कि विपक्ष की ओर से एकजुट होकर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी महाघोटाले के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं सीधे तरीके से। उसके बारे में वो चर्चा नहीं चाहते, जेपीसी की मांग हमें उठाना भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब एक प्लान था, एक रणनीति थी। लोकसभा में और राज्यसभा में मंत्री उठे और माफी मांगो का नारा लगाया। माफी किस बात की?
राहुल जी ने क्या कहा है बाहर विदेश में जो यहां नहीं कहा है, और जो कुछ झूठ तो नहीं बोला है उन्होंने, वो वास्तविकता कहा है, जो वास्तविक है, जो हकीकत है, उन्होंने ये कहा है। तो माफी किसी बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक रणनीति थी कि पहले दिन हम आए हैं और हम चलाने नहीं देंगे लोकसभा को, राज्यसभा को। ऐसा हो रहा है, देखिए शोर कौन मचा रहा है? विपक्ष नहीं मचा रही है, सत्ता पक्ष मचा रही है शोर लोकसभा में और राज्यसभा में, क्योंकि वो डरी हुई है, वो नहीं चाहती, क्योंकि विपक्ष एक है। एक आवाज से हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती है, तो ये एक नया बहाना उन्होंने ढूंढ लिया। तो सर आगे क्या रहेगा? आगे भी क्या ऐसे ही हम मांग से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं, एक तो जेपीसी का मुद्दा है, और ये जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं, विपक्ष पार्टियों के ऊपर, वो भी एक मुद्दा है। चीन से संबंधित जो हम कई महीने से हम उठा रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी एक और नया मुद्दा आया है, जो एमपी हैं उन प्रिविलेजेस को लेकर। एक एमपी को 4-4, 5-5 प्रिविलेज नोटिस मिलते हैं, और बिना कोई, देखिए आज जो नियम है, हमारा नियम है, राज्यसभा में आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जो लोकसभा के सांसद ने कहा है, पर उनको उठाना दिया गया। लीडर ऑफ द हाउस को बोले वो, और 5 मिनट 7 मिनट बोले, और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उनको 1 मिनट के अंदर उनको चुप कराया गया। तो ये सब रणनीति है। और सारे विपक्ष सत्ता पक्ष के एमपीज खड़े होकर, एक ही उनका मकसद था कि आज पार्लियामेंट नहीं चले ताकि जेपीसी की मांग नहीं उठे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे, दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड में आएगी, और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो खैर यहां पर नौकरी और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आज आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं, वे लोग सचमुच देश के विकास को बाधित करते हैं, युवाओं के सपने को दूषित करते हैं, अन्नदाता किसानों के उत्थान में बाधक बनते हैं।
माताओं और बहनों के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमें इस प्रकार की नकारात्मक सोच को दरकिनार करते हुए विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और आज इसके लिए बुंदेलखंड को 3500 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का यहां आगमन हुआ है। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी ओरछा में भी आए थे। ये पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय मंत्री 1 महीने के दौरान 2 बार बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हो, और ये गडकरी जी ने साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गडकरी जी का 1 महीने के अंदर 4था दौरा है। ये 4थे दौरे के कारण आज उनका मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड की धरती पर स्वागत करता हूं। ओरछा के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन उस समय ये बाबूलाल तिवारी जी हमारे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। इनके चुनाव के आचार संहिता के नाते बुंदेलखंड में आचार संहिता लागू थी। हम लोग उस समय उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं आभारी हूं आदरणीय गडकरी जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी के बुंदेलखंड के लिए अलग से कार्यक्रम देंगे और उसके लिए महोबा को चुना। वीरभूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य शुद्ध सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं और खासतौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज वे तमाम योजनाएं यहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहेचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय गडकरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए